Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए और जब हमारे संविधान निर्माता एक नए देश के लिए कह सकते हैं एक पूरी लोकतांत्रिक मशीन बना रहे थे, तो उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये हमें सिर्फ नियमों के बारे में नहीं बताते, बल्कि उन बुनियादी सिद्धांतों, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताते हैं जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र चलता है। ये सिर्फ क्या का सवाल नहीं है, ये क्यों का सवाल है। बिल्कुल, ये क्यों का सवाल है। और इसी क्यों की तह तक जाने के लिए आज हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। एक तो है GK टुडे का लेख, जो हमें राष्ट्रपति पद की योग्यताओं पर संविधान के अनुच्छेद 58 की बारीकियां बताता है। और साथ ही हमारे पास संविधान सभा की बहसों का वो ऐतिहासिक अंश है, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का भाषण है। इसमें वो भारतीय और अमेरिकी सिस्टम की ऐसी तुलना करती हैं जिससे सारी तस्वीर साफ हो जाती है। और जाहिर है, इन सब का आधार खुद भारत का संविधान। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि नियम क्या हैं, नहीं, बल्कि उन ब्लूप्रिंट्स को समझना है, उन विकल्पों के पीछे की सोच को पकड़ना है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो शर्तें क्या हैं? अनुच्छेद 58 वो 3 मोटी बातें कहता है। हाँ, ये 3 शर्तें एक तरह से नींव है। पहला, वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल हो। और तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लायक हो। यहीं पर मैं थोड़ा रुकना चाहती हूँ। ये 35 साल ही क्यों? ये नंबर कहीं से भी तो आ सकता था। 30 या 40 क्यों नहीं? ये सवाल बिल्कुल सही है, और स्रोत बताते हैं कि ये कोई हवा में तय किया गया आंकड़ा नहीं था। 35 साल की उम्र को परिपक्वता का, अनुभव का एक पैमाना माना गया। अच्छा। सोच ये थी कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति ने जिंदगी के कुछ उतार चढ़ाव देखे हों, एक ठहराव हो। बिल्कुल, एक ठहराव और समझ हो जो इस पद की गरिमा के लिए जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ आती है। लेकिन वो तीसरी शर्त, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें सांसद होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वो बुनियादी लोकतांत्रिक शर्तें पूरी करनी होंगी जो एक सांसद के लिए अनुच्छेद 84 में तय हैं। जैसे कि वो दिवालिया ना हो या किसी गंभीर अपराध में सजा ना हुई हो। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, बेसलाइन क्वालिफिकेशन है। अच्छा, ताकि ये पक्का हो कि वो व्यक्ति संसदीय लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तों पर तो खरा उतरता ही है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है जिसने मुझे हमेशा थोड़ा उलझाया है, ये लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने में तो सीधा लगता है कि उम्मीदवार को कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए जिससे उसे तनख्वाह मिले। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मौजूदा मंत्री, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। ये तो विरोधाभासी लगता है। ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि यहीं पर संविधान की व्यावहारिकता दिखती है। देखिए, लाभ के पद का जो मूल उद्देश्य है वो है हितों के टकराव को रोकना। हितों का टकराव? जी। मतलब ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनकर अपने किसी दूसरे पद को फायदा पहुंचाए। जी। इससे पद की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी, है ना? जी। तो फिर मंत्री और राज्यपालों को ये छूट क्यों दी गई? क्योंकि संविधान निर्माता ये भी समझते थे कि देश चलाने का अनुभव रखने वाले लोग ही इन बड़े पदों के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ये नियम बना दिया जाता कि चुनाव लड़ने से पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, तो शायद कई काबिल लोग चुनाव लड़ने से हिचकते। हाँ, इससे एक तरह का खालीपन आ सकता था। बिल्कुल। इसलिए ये अपवाद बनाया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों के पद को इस नियम के दायरे से बाहर रखा जाए, ताकि अनुभव और निरंतरता दोनों बनी रहें। मतलब ये एक प्रैक्टिकल फैसला था। ये तो हुई योग्यताओं की बात, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारा संविधान निर्माता आखिर किस तरह का राष्ट्रपति चाहते थे? एक शक्तिशाली शासक जैसा अमेरिका में होता है, या कुछ और यहीं पर संविधान सभा की वो बहसें बहुत काम आती हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अम्बेडकर इस पर कोई लाग लपेट नहीं करती हैं। वो साफ साफ कहती हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, यानी हेड ऑफ स्टेट। लेकिन कार्यपालिका का प्रमुख, यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही असली बॉस है, भारत में ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे समझाने के लिए एक बड़ी तीखी उपमा दी है। जी। वो कहते हैं
कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतीक है, एक मोहर पर एक औपचारिक उपकरण की तरह, जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णयों की घोषणा की जाती है। हाँ, एक मोहर, ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई असली ताकत ही नहीं है। क्या वाकई यही मतलब था उनका? यही मतलब था, और ये जानबूझकर किया गया था। ये उपमा भारतीय संसदीय प्रणाली का सार है। राष्ट्रपति राष्ट्र का चेहरा है, उसकी एकता का प्रतीक है, लेकिन वो सरकार नहीं चलाते। असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर कहती हैं कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य है, वो उनकी सलाह के खिलाफ नहीं जा सकते। ये अमेरिकी सिस्टम से कितना अलग है। वहाँ तो राष्ट्रपति जब चाहे अपने किसी भी सचिव को निकाल सकता है। ठीक कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सचिवों की सलाह मानने को मजबूर नहीं है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति तब तक किसी मंत्री को नहीं हटा सकते जब तक मंत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत हासिल है। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल फिर वही आता है, ऐसा क्यों किया गया? हमारे संविधान निर्माताओं ने एक शक्तिशाली सीधे चुने हुए शासक की जगह एक सांकेतिक प्रमुख को क्यों चुना? क्योंकि वो एक बहुत ही मौलिक दुविधा से जूझ रहे थे, जिसका सामना हर लोकतंत्र को करना पड़ता है। और वो क्या थी? स्थिरता यानी स्टेबिलिटी और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के बीच चुनाव। स्थिरता बनाम जिम्मेदारी, इसे थोड़ा और समझाएं। देखिए, अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली में स्थिरता बहुत है। राष्ट्रपति को 4 साल के लिए चुना जाता है और उसे हटाना लगभग नामुमकिन है, तो सरकार स्थिर रहती है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल है। जनता उसे सिर्फ 4 साल बाद चुनाव में ही जवाबदेह ठहरा सकती है। और संसदीय प्रणाली में? संसदीय प्रणाली जिसे हमने ब्रिटेन से अपनाया, उसमें स्थिरता थोड़ी कम होती है। सरकार कभी भी अविश्वास प्रस्ताव से गिर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। और जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर दिन तय होती है। हर दिन? वो कैसे? ये दैनिक मूल्यांकन वाली बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका में जनता हर 4 साल में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट कार्ड देती है। भारत में संसद हर दिन सरकार को रिपोर्ट कार्ड दे सकती है। अच्छा। हर दिन जब संसद बैठती है तो वो एक परीक्षा की तरह होती है। सुबह किसी मंत्री से किसी नीति पर तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं, दोपहर में किसी मुद्दे पर बहस हो सकती है, और शाम तक सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला प्रेशर कुकर है, एक तरह का रोजाना का हिसाब किताब। मतलब डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत जैसे नए और विशाल देश के लिए ये रोज की जवाबदेही, ये दैनिक मूल्यांकन ज्यादा जरूरी है। हाँ, भले ही इसके लिए थोड़ी अस्थिरता का जोखिम उठाना पड़े। उन्होंने स्थिरता पर जिम्मेदारी को तरजीह दी। ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा फैसला था। ये जो जिम्मेदारी को स्थिरता से ज्यादा महत्व देने वाली सोच है, क्या यही व्यावहारिक, एक तरह से इंडिया फर्स्ट सोच हमें संविधान के दूसरे बड़े फैसलों में भी दिखती है, जैसे केंद्र और राज्यों के रिश्ते को लेकर? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सोच हमें भारत के संघीय ढांचे में भी दिखती है। डॉक्टर अंबेडकर बड़े गर्व से कहती हैं कि भारतीय संघ किसी संघवाद के तंग साचे में नहीं ढला है, जैसा कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में है। हमारा संविधान अनोखा है। अनोखा है? किस मायने में अनोखा है? इस मायने में कि भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों की जरूरतों के हिसाब से संघीय यानी फेडरल भी हो सकता है, और एकात्मक यानी यूनिटरी। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये अपनी शक्ल बदल सकता है। हाँ। ये काम कैसे करता है? इसे एक कार के सस्पेंशन सिस्टम की तरह सोचिए। जब आप एक चिकनी सड़क पर चल रहे हैं, यानी सामान्य समय में, तो सस्पेंशन नर्म रहता है और हर पहिए यानी राज्य को स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी देता है। ये हो गया संघीय ढांचा। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप उबड़ खाबड़ रास्ते पर आते हैं, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध की स्थिति, तो सस्पेंशन एकदम सख्त हो जाता है और पूरा नियंत्रण केंद्र के हाथ में आ जाता। जी, ताकि गाड़ी संकट से निकल सके। ये हो गया एकात्मक ढांचा। इस तरह रूप बदलने की ये क्षमता किसी और देश के संविधान में नहीं है। बहसों में संघवाद की कुछ कमियों का भी जिक्र है, जैसे कठोरता और बहुत ज्यादा कानूनबाजी। इनसे कैसे निपटा गया? एक लचीला संघ बनाकर। मिसाल के तौर पर, जहां ऑस्ट्रेलिया में केंद्र सिर्फ 3-4 विषयों पर कानून बना सकता है, वहीं भारत की संघ सूची में 91 विषय थे। और इसका मकसद? इसका मकसद उस अराजकता से बचना था जो तब पैदा होती जब हर राज्य अपने अलग अलग कानून बनाता। किस तरह की अराजकता?
जरा सोचिए, अगर शादी, तलाक, विरासत या व्यापार के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भारत के 28 राज्यों में 28 अलग-अलग कानून होते तो क्या होता? एक दुस्वप्न जैसा होता किसी भी नागरिक या व्यापारी के लिए। बिल्कुल। इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जो राज्यों को स्वायत्तता तो दे, लेकिन जहां जरूरी हो वहां राष्ट्रीय एकता और एकरूपता भी सुनिश्चित करे। ये सब सुनकर तो लगता है कि संविधान बनाने में कितनी ज्यादा बारीकी और दूरदर्शिता से काम लिया गया था। लेकिन क्या उस समय सब लोग इससे सहमत थे? आलोचना नहीं हुई थी इसकी? आलोचना तो बहुत हुई थी। एक सबसे बड़ा आरोप ये था कि ये संविधान मौलिक नहीं है। अच्छा। कहा गया कि ये तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नकल है और बाकी चीजें दूसरे देशों से उधार ले ली गई हैं। इस उधार वाले आरोप पर डॉक्टर अंबेडकर का क्या जवाब था? उनका जवाब बहुत ही सीधा और तर्कपूर्ण था। वो पूछती हैं कि दुनिया के इतिहास में इतने बाद में लिखे जा रहे किसी संविधान में कुछ भी नया हो सकता है? बात तो सही है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता के बुनियादी सिद्धांत तो पहले ही स्थापित हो चुके हैं। नवीनता अगर कहीं है तो वो उन बदलावों में है जो हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से इन सिद्धांतों में किए हैं। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि उधार लेने में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। संविधान के विचारों पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। बिल्कुल। उन्हें बस एक बात का अफसोस था। क्या? वो ये कि उन्हें संविधान में बहुत सारे प्रशासनिक विवरण डालने पड़े। वो चाहती थीं कि ये सब संसद के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन शायद उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उन्हें लगा कि इन चीजों को भी संविधान में दर्ज करना जरूरी है, ताकि कोई भ्रम न रहे। जी। तो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के नियमों से लेकर सरकार चलाने के पूरे दर्शन तक ये स्रोत हमें उन सचेत, सोचे समझे फैसलों की एक पूरी कहानी बताते हैं। हाँ, एक ऐसा राष्ट्रपति चुना गया जो शासक नहीं बल्कि राष्ट्र का प्रतीक हो, और एक ऐसी व्यवस्था चुनी गई जो हर कीमत पर स्थिरता की बजाय रोज की जिम्मेदारी को ज्यादा महत्व दे। और एक ऐसा देश बनाया गया जो जरूरत पड़ने पर अपनी बनावट को बदल सके, जो कठोर नहीं लचीला हो। ये नकल नहीं थी, ये एक नए राष्ट्र की जरूरतों के हिसाब से दुनिया के बेहतरीन विचारों का, कह सकते हैं, समझदारी भरा अनुकूलन था। ठीक है, ये भारतीय परिस्थितियों के लिए एक कस्टम बिल्ट समाधान था। इसी चर्चा से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमारे स्रोतों में राष्ट्रपति के लिए 35 साल और सांसद के लिए 25 साल की न्यूनतम आयु सीमा बताई गई है। उस जमाने में ये परिपक्वता और अनुभव के मानक रहे होंगे। हाँ, ये उस समय की सोच को दर्शाता है। तो आज का सवाल ये है, ये आयु आधारित नियम जो 70 साल से भी पहले बनाए गए थे, क्या आज के भारत में भी नेतृत्व की परिपक्वता सुनिश्चित करने का सही पैमाना है? ये सोचने वाली बात है। या फिर आज के दौर में जहां सूचना और अनुभव पाने के तरीके इतने बदल गए हैं, हमें इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है कि एक लीडर बनने के लिए असल में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.